नमस्कार साथियों, मैं बबलू दाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे वानिकी के बारे में। हम चर्चा कर रहे थे वानिकी के अंदर हम ट्रेंडिंग ऑपरेशन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ट्रेंडिंग ऑपरेशन के बारे में हमने इसका जो कॉन्सेप्ट होता है और ट्रेंडिंग ऑपरेशन के अंदर कौन कौन सी हम ऑपरेशन करते हैं या क्रियाएं करते हैं उनके बारे में हम जनरल देख चुके थे। और आज हम पर्टिकुलर एक ट्रेंडिंग ऑपरेशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से और थ्योरी एग्जाम की दृष्टि से दोनों पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओवरऑल मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ ट्रेंडिंग ऑपरेशन का अर्थ क्या होता है, फिर उसके बाद में हम अपना जो आज का जो टॉपिक है उससे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ट्रेंडिंग ऑपरेशन का अर्थ क्या होता है? तो ट्रेंडिंग ऑपरेशन का अर्थ होता है कोई भी ये वृक्ष होगा, इस वृक्ष को किस प्रकार से हम स्वस्थ, जो भी हमारा वृक्ष है इस वृक्ष को किस प्रकार से हम स्वस्थ रख सकें और साथ साथ में इसके जो भी इस वृक्ष के जो भी गुण हैं, यानी कि इसके अंदर जितने भी क्वालिटी हैं, इन क्वालिटी को हम किस प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं। उन क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो भी हम ऑपरेशंस करते हैं, यानी कि जो भी हम प्लांट के लिए गुण को मेंटेन करने के लिए जो भी क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं को क्या कहा जाता है? ट्रेंडिंग ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। और जो जनरली जो ट्रेंडिंग ऑपरेशन की जो क्रियाएं की जाती है वो कब की जाती है? तो जब वृक्ष की ऊंचाई कितना मीटर हो जाए, 8 मीटर मिनिमम जब इसकी ऊंचाई हो जाए तब हमें ट्रेंडिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। ट्रेंडिंग ऑपरेशन एक अलग टर्म होता है और एक आता है इसमें इसी से मिलता जुलता एक शब्द आता है कल्चरल ऑपरेशन। कल्चरल ऑपरेशन जो होता है वो लगभग ट्रेंडिंग ऑपरेशन के जैसे होता है, लेकिन दोनों में माइनर डिफरेंस होता है। इन दोनों में माइनर डिफरेंस क्या होता है? तो ट्रेंडिंग ऑपरेशन और एक होता है कल्चरल ऑपरेशन। इन दोनों में माइनर डिफरेंस भी कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो कल्चरल ऑपरेशन का अर्थ होता है जो होता है वो होता है जो भी हम प्लांट के अंदर, यानी कि ये हमारा प्लांट हो गया, इस प्लांट के लिए जो भी हम शुरुआत के, यानी कि इसकी वृक्ष की शुरुआती अवस्था में जो भी क्रियाएं करते हैं, शुरुआती अवस्था में जो भी हम क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं को क्या कहा जाता है? कल्चरल ऑपरेशन कहा जाता है। जैसे हम बात करें शुरुआती अवस्था में हम सॉइल वर्किंग करते हैं इसको लगाने के लिए, तो वो हमारे कल्चरल ऑपरेशन के अंदर आ जाएगी। इरिगेशन करते हैं वो हमारे कल्चरल ऑपरेशन के अंदर आ जाएगी। जो भी हम छोटी मोटी जल निकास की व्यवस्था करते हैं, और इसके अतिरिक्त हम बात करें बर्निंग, ये जो भी क्रियाएं करते हैं वो किसके अंदर आ जाती है? हमारे कल्चरल ऑपरेशन के अंदर आ जाती है। कल्चरल ऑपरेशन क्या होता है? तो जो शुरुआती अवस्था में जो भी क्रियाएं की जाती है वृक्ष के लिए उन्हें हम कल्चरल ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। और जब इसी वृक्ष की लंबाई कितनी हो जाए, 8 मीटर ऊंचा हो जाए या 8 मीटर इसकी लंबाई हो जाती है, तब हम क्या करते हैं? ट्रेंडिंग ऑपरेशन की क्रिया करते हैं। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है कल्चरल ऑपरेशन और ट्रेंडिंग ऑपरेशन के अंदर, ठीक है ना। अब आज हम अपने पर्टिकुलर एक टॉपिक का ऊपर आगे बढ़ते हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे थिनिंग। जो ट्रेंडिंग ऑपरेशन है, ट्रेंडिंग ऑपरेशन के अंदर ही हम पढ़ेंगे थिनिंग के बारे में। थिनिंग हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे JRF, ICR और इसके अतिरिक्त BHU और जो भी पर्टिकुलर स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी वन रक्षक वनपाल इनके एग्जाम होते हैं उनके अंदर ट्रेंडिंग ऑपरेशन ट्रेंडिंग ऑपरेशन जिसमें थिनिंग पढ़ते हैं उनमें से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। उसके बारे में हम आज डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम ट्रेंडिंग ऑपरेशन के अंदर किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? थिनिंग के बारे में। इसके बारे में पढ़ने वाला है, थिनिंग के बारे में हम आज विस्तार से पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो ओवरऑल सबसे पहले हम देखते हैं थिनिंग का अर्थ क्या होता है। कल हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, आज इसके बारे में हम संपूर्ण या कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। थिनिंग क्या होती है, इसका प्रमुख उद्देश्य करना क्यों आवश्यक होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं, उन सभी के बारे में, उनके विधियों के बारे में, उन सभी के बारे में आज विस्तार से चर्चा करने वाले। किसके बारे में? थिनिंग, ठीक है ना। थिनिंग, तो थिनिंग की चर्चा करें तो थिनिंग जो होती है वो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी प्लांट का जो हमारा क्राउन होता है, वृक्ष का क्राउन व कैनोपी, वृक्ष का क्राउन या कैनोपी की डेंसिटी के रखरखाव, जो भी हमारा क्राउन या कैनोपी की जो डेंसिटी होती है के रखरखाव, या इसको हम कह सकते हैं जो भी हमारा क्राउन या कैनोपी की जो डेंसिटी है, डेंसिटी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जो हम ऑपरेशन करते हैं उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? हम थिनिंग कहते हैं। बनाए रखने के लिए अन्य वृक्ष के कैनोपी या क्राउन को हटाना क्या कहलाता है? थिनिंग कहलाता है। या इसे हम लिख सकते हैं अच्छे वृक्ष के क्राउन या कैनोपी की डेंसिटी के रखरखाव या गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अन्य वृक्ष, यानी कि अन्य वृक्ष कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर अन्य वृक्ष हो जाएगा हमारे खराब वृक्ष, खराब या जो सूखा हुआ वृक्ष है, या फिर डेडली जो वृक्ष है, या फिर हो सकता है कोई उसमें कीट लग रहा हो या फिर कोई रोग लग रहा है, तो ऐसे वृक्षों की जो कैनोपी होती है, क्राउन होता है, उसको हटाना क्या कहलाता है? हमारा थिनिंग कहलाता है। जिसके पीछे का जो प्रमुख उद्देश्य वो हमारा उद्देश्य होता है कि जो इसका जो अच्छा वृक्ष होगा उसकी जो गुणवत्ता है वो हमारे खराब नहीं, और हमें अपनी इच्छा अनुसार उससे इनकम की प्राप्ति हो सकती है। जो हमने कोई सा भी वृक्ष लगा रखा है तो उससे हमें जो भी उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके, ये हमारे क्या कहलाता है? थिनिंग कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब हम देखते हैं थिनिंग करते क्यों, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है ना।
थिनिंग करते हैं क्यों ओवरऑल। जो थिनिंग की अभी हमने डेफिनेशन देखी, इस डेफिनेशन के आधार पर हम देखते हैं थिनिंग क्यों की जाती है। तो थिनिंग क्यों की जाती है तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट इसका जो पर्पज हो जाएगा, थिनिंग क्यों की जाती है, थिनिंग को क्यों करते हैं, इसको हम प्रश्न के रूप में ले रहे हैं तो इसके लिए हमें 4 से 5 पॉइंट याद रखने हैं, इसलिए हम थिनिंग करते हैं। तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा, नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर जो भी मृत यानी कि डेड जो भी ट्री होंगे, मृत वृक्ष, या फिर हो जाएगा कीट रोग ग्रस्त वृक्ष को हटाना। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा क्यों करते हैं, तो जो भी फॉरेस्ट के अंदर या जो भी हमने वृक्ष का जो एरिया लगा रखा है उसके अंदर मृत वृक्ष भी हो सकते हैं, कीट रोग ग्रस्त, इनसे जो भी वृक्ष होते हैं इनको हटाना क्या कहलाता है, हमारा थिनिंग कहलाता है। पहला उद्देश्य तो ये हो जाएगा। नंबर सेकंड हो जाएगा क्या, दूसरा हो जाएगा प्रमोट ग्रोथ, यानी कि हमारा दूसरा उद्देश्य हो जाएगा जो भी हमने वृक्ष लगा रखे हैं उनकी एक अच्छी वृद्धि के लिए हम क्या करते हैं, जो भी छिटपुट जो अनावश्यक जो पौधे होते हैं या फिर जो हमारे अनवांटेड जो भी प्लांट होते हैं उनको हम वहाँ से हटा देते हैं, जिसके कारण उनमें कंपटीशन कम हो जाता है। तो उससे जो हमारा जो इच्छित जो वृक्ष होगा उसकी ग्रोथ अच्छे से होती है। तो अभी हम क्या करते हैं, ग्रोथ के लिए हम थिनिंग का काम करते हैं। नंबर थर्ड बात करें, नंबर थर्ड हो जाएगा इसके अंदर नंबर थर्ड हो जाएगा इंटरमीडिएट इनकम के लिए। इंटरमीडिएट इनकम के लिए हम क्या करते हैं, थिनिंग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई भी, ये मान लीजिए फॉरेस्ट है, ये हमने फॉरेस्ट लगा रखा है और इसके बीच बीच में ये छोटे छोटे हमारे वृक्ष हो गए, ठीक है ना, ये एक हमारा फॉरेस्ट हो गया और हमें इसमें क्या करना है, थिनिंग करना है। तो हमारे जो बड़े बड़े जो वृक्ष है ये हमारे काम के वृक्ष हैं और जो छोटे जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ये हमारे कोई काम के नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको पूरे को रिमूव कर देंगे, दोनों को हम रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद में इनको हम क्या कर सकते हैं, इनसे अतिरिक्त या इनकम की प्राप्ति हो सकती है हमें। इस जो भी है इनकम, इनसे हमें क्या प्राप्त हो सकती है, इनकम प्राप्त हो सकती है। कैसे प्राप्त हो सकती है, तो जो ये हमारे वृक्ष हैं इनको हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट से निकालेंगे और निकालने के बाद में इनकी जो भी लकड़ी होगी, टिम्बर होगी, उनको हम सेल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर इनकी पत्तियाँ उसके अंदर हमारा तंबाकू के उपयोग में आ सकती है तो उससे हम आय प्राप्त कर सकते हैं। यदि इसका पेपर बना सकते हैं तो पेपर इंडस्ट्री में इसका उपयोग हो जाता है, तो अतिरिक्त हमारा इनकम का सोर्स बन जाता है। तो इंटरमीडिएट इनकम के लिए भी हम क्या करते हैं, थिनिंग का काम करते हैं। और उसके अतिरिक्त बात करें, एक हो जाएगा वीक टिम्बर को हटाने के लिए, यानी कि जो भी वीक टिम्बर यानी कि जो कमजोर जो लकड़ी होती है उसको हटाने के लिए भी हम क्या करते हैं, थिनिंग की क्रिया करते हैं। तो ओवरऑल थिनिंग क्यों की जाती है, तो ये 4 चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, इसीलिए हम थिनिंग का कार्य करते हैं। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं थिनिंग के प्रकार के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं थिनिंग के प्रकार। जो थिनिंग होती है वो जनरली कितने प्रकार की होती है, तो जनरली जो थिनिंग होती है ये मेनली 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है इवन एज थिनिंग और दूसरी होती है अनइवन एज थिनिंग, ठीक है ना। जो थिनिंग होती है हमारी, जो ये थिनिंग है, ये थिनिंग जनरली कितने प्रकार की होती है साथियों, कितने प्रकार की होती है, तो ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, थिनिंग 2 प्रकार की होती है। अब यहाँ से थिनिंग का मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, तो अपने साथ साथ में आप नोट्स बनाते चलिएगा और पूरा ध्यान फोकस इस बोर्ड पर रखना, ठीक है ना, क्योंकि थिनिंग का जो मेन चैप्टर है वो अब स्टार्ट होता है। उसके पहले जो भी हमने देखा वो याद नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। उसके बाद में इसके प्रकार काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से सीधे सीधे JRF SRF प्री-PG इनमें सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलते हैं कि ये आखिर में थिनिंग होती क्या। तो थिनिंग के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है इवन एज थिनिंग, नंबर फर्स्ट होता है इवन एज थिनिंग और नंबर सेकंड हो जाएगा अनइवन एज थिनिंग। जो हमारा थिनिंग होता है वो थिनिंग 2 प्रकार का होता है, इवन एज थिनिंग और अनइवन एज थिनिंग। जो इवन एज जो थिनिंग होती है इसको एक और नाम से हम जान सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल फॉरेस्ट थिनिंग। इसे और किस नाम से जान सकते हैं, तो इसे हम आर्टिफिशियल फॉरेस्ट थिनिंग के नाम से भी जान सकते हैं। क्योंकि जो इवन एज थिनिंग जो की जाती है, ये इवन एज जो पर्टिकुलर जो कैरेक्टर होता है वो किसका होता है, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट का कैरेक्टर होता है। यानी कि जब हमने आर्टिफिशियल फॉरेस्ट पढ़ा था तब हमने इसके कुछ कैरेक्टर देखे थे। पॉपुलर का हमने एक एग्जाम्पल लिया था, उसके अंदर हमने 4 प्रमुख कैरेक्टर देखे थे, जिसमें एक था हमारा इवन एज थिनिंग। यानी कि जो आर्टिफिशियल जो फॉरेस्ट होता है उसके अंदर जितने भी वृक्ष होते हैं वो समान उम्र के होते हैं
उनके जो कैरेक्टर होते हैं वो भी समान होते हैं, क्राउन की जो स्ट्रक्चर होती है, जो लेयर होती है वो भी एक समान होती है। तो वो किसके कैरेक्टर होते हैं? आर्टिफिशियल फॉरेस्ट के कैरेक्टर होते हैं। तो इसीलिए हमें इवन एज जो थिनिंग होती है इसे एक और नाम दे सकते हैं कि आर्टिफिशियल फॉरेस्ट थिनिंग के नाम से भी हम जान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो सकता है इन फ्यूचर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है इवन एज थिनिंग को और किस नाम से जाना जाता है, तो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट थिनिंग के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सेम इसी प्रकार बात करें जो हमारा अन इवन एज थिनिंग है, इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं क्या? नेचुरल फॉरेस्ट थिनिंग। इसे और किस नाम से जान सकते हैं? नेचुरल फॉरेस्ट थिनिंग के नाम से भी जान सकते हैं। कारण क्योंकि अनइवन, यानी कि अनइवन का अर्थ क्या होता है? विषम, या इसे हम ओल्ड एज थिनिंग के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो टर्म होता है विषम और सम, ये दोनों किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो भी अल्टरनेट जो चीजें होती है उनके लिए हम यूज में लेते हैं, ठीक है ना। तो नेचुरल जो फॉरेस्ट होता है उसके अंदर जो प्लांट होते हैं, जो या ट्री होते हैं, वो फिक्स नहीं होते, यानी कि उसके अंदर कई प्रकार की प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं और उनकी उपप्रजातियां पाई जाती है। उनके अंदर उनकी उम्र भी अलग अलग होती है, उनका जो कंपोजिशन संगठन होता है वो भी अलग अलग होता है, उनकी ग्रोथ करने की जो दक्षता होती है वो भी अलग अलग होती है, और उनके जो क्राउन की जो डेंसिटी होती है वो भी अलग अलग होती है, लेयर अलग अलग होती है, कैनोपी उनकी अलग अलग होती है सबकी। इसी कारण इसे हम नेचुरल फॉरेस्ट थिनिंग के नाम से भी हम जान सकते हैं। उम्मीद है इतना तो समझ में आया होगा। हम स्टेप बाय स्टेप करके इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा जो इवन एज थिनिंग है ये कितने प्रकार का होता है? तो ये 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है, और इसी के बारे में हमको पढ़ना है विस्तार से, ठीक है ना। क्योंकि नेचुरल जो फॉरेस्ट होता है उसके अंदर भी 1-2 मेथड उनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं? तो इवन एज थिनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें इसके जो 6 प्रकार हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो हमारा इवन एज थिनिंग होता है ये कितने प्रकार का होता है? ये जनरली साथियों 6 प्रकार का होता है। उनके नाम क्या है केवल अभी हम नाम देखेंगे, उनके बाद में हम उसको पर्टिकुलर एक एक थिनिंग का जो मेथड है उसको हम पर्टिकुलर एक एक करके उसका एग्जांपल विद स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो ये कितने 6 प्रकार का होता है? तो सबसे पहले हमें उसके नाम पता होना चाहिए। नंबर फर्स्ट होता है इसके अंदर इवन एज थिनिंग होते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट होता है मैकेनिकल थिनिंग। कौन सी थिनिंग? मैकेनिकल थिनिंग। नंबर सेकंड की बात करें, नंबर सेकंड होता है ऑर्डिनरी थिनिंग। नंबर थर्ड की बात करें, नंबर थर्ड होता है इसके अंदर क्राउन थिनिंग। नंबर फोर्थ की बात करें, नंबर फोर्थ होता है इसके अंदर नंबर फोर्थ हो जाएगा फ्री थिनिंग। कौन सा थिनिंग हो जाएगा? फ्री थिनिंग। और नंबर फिफ्थ की बात करें तो ये हो जाएगा न्यूमेरिकल थिनिंग। और नंबर 6 हो जाएगा इसके अंदर, नंबर 6 हो जाएगा ये थिनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी, ये इसे हम क्राइबेसस थिनिंग के नाम से जानते हैं। तो ये जो थिनिंग होती है इवन एज थिनिंग, ये 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मैकेनिकल थिनिंग, ऑर्डिनरी थिनिंग, क्राउन थिनिंग, फ्री थिनिंग, न्यूमेरिकल थिनिंग और क्राइबेसस थिनिंग के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये 6 प्रकार होते हैं, ये नाम भी हमें पता होना चाहिए। और एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि इवन एज थिनिंग के अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं और नेचुरल फॉरेस्ट थिनिंग या फिर अन इवन एज के अंदर कौन से मेथड आते हैं। तो इसके अंदर भी हम देख लेते हैं। जनरली इसके अंदर जो हमें पढ़ना है वो जो प्रकार है अनइवन एज थिनिंग का, वो प्रकार हो जाएगा। इसके अंदर एक ही प्रकार होता है और उसका नाम है सिलेक्शन थिनिंग। कौन सी थिनिंग हो जाएगी इसके अंदर? इसके अंदर केवल एक थिनिंग है, वो हमें पता होना चाहिए, उसका नाम क्या हो जाएगा? सिलेक्शन थिनिंग। इन सातों के सातों जो थिनिंग के जो प्रकार है इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ओवरऑल सबसे पहले हमें ये चार्ट याद होना चाहिए, इनके नाम कौन कौन से हैं वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला कौन सा हो जाएगा? मैकेनिकल के अंदर हम इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें हम यंत्रों की सहायता से इसके थिनिंग करते हैं। दूसरा बात करें ऑर्डिनरी क्या होता है? तो ऑर्डिनरी जो शब्द है वो सामान्यतः गरीबों के लिए या फिर हम कह सकते हैं जो बिलो लाइन जो होती है उसके लिए यूज में लिया जाता है। तो इसमें जो थिनिंग होगी वो प्लांट के 2 भाग करेंगे हम, एक तो हो जाएगा क्राउन थिनिंग और दूसरा हो जाएगा नीचे वाला भाग। जो नीचे वाला जो भाग होता है उसे हम ऑर्डिनरी थिनिंग के नाम से जानते हैं। इसके भी कई सारे नाम अलग अन्य नाम होते हैं, वो हम इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद आता है क्राउन थिनिंग। नाम से स्पष्ट है, क्राउन के हम थिनिंग काट छांट करेंगे। फ्री थिनिंग यानी कि इन तीनों मेथड के बाद में जो हमारा इच्छित जो पौधा होगा उसके अंदर हम उसको ऐसे कैसे एज इट इज छोड़ देंगे, वो हमारा फ्री थिनिंग कहलाता है। न्यूमेरिकल थिनिंग में क्या करते हैं? न्यूमेरिकल नाम से स्पष्ट है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? तो इसके अंदर हम अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग सूत्र दिए गए हैं, उस सूत्र के आधार पर हम उसमें वैल्यू रखते हैं, मान रखते हैं, और उसके आधार पर हम थिनिंग के जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं। और ये क्या होता है? तो इसके अंदर हम जो भी थिनिंग का जो काम करते हैं वो क्या करते हैं? तो इसके अंदर कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले हम थिनिंग का कार्य कर देते हैं, या जो स्मॉल ट्री होते हैं उन्हें हटा देते हैं। वो थिनिंग का जो मेथड वो हमारे क्राइबेसस थिनिंग के अंदर इसको रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये इसके 6 मेथड होते हैं। और दूसरा आता है नेचुरल फॉरेस्ट थिनिंग के अंदर कौन सा मेथड अपनाया जाता है? तो सिलेक्शन थिनिंग अपनाया जाता है। सिलेक्शन थिनिंग को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम चयन थिनिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सिलेक्शन का अर्थ क्या होता है? चयन, यानी कि हम
जिस पौधे के लिए, जिस वृक्ष के लिए नेचुरल फॉरेस्ट के अंदर हमें थिनिंग करनी है, उस वृक्ष का हम चयन करते हैं, उसको किस प्रकार से हम हटाना है, उसका जो चयन किया जाता है वो हमारे सिलेक्शन थिनिंग के अंदर आती है, ठीक है ना। तो ये सिलेक्शन थिनिंग होती है, इसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें पढ़ना है मैकेनिकल थिनिंग, ऑर्डिनरी, इन सभी जो थिनिंग के जो प्रकार है इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो आप इसे फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, पर्टिकुलर एक एक जो थिनिंग का जो प्रकार है उसे हम देखते हुए चलते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं सबसे पहले मैकेनिकल थिनिंग के बारे में। इसके बारे में देखते हैं मैकेनिकल थिनिंग के बारे में, ठीक है ना। तो थिनिंग के अंदर हमारा कौन सा प्रकार हो जाएगा, थिनिंग के अंदर हमारा हो जाएगा, थिनिंग के अंदर हो जाएगा हमारे कौन सा प्रकार हो जाएगा, थिनिंग के अंदर हो जाएगा हमारे इवन एज थिनिंग हो जाएगा। कौन सा प्रकार हो जाएगा, इवन एज थिनिंग हो जाएगा, जो हमारे नंबर फर्स्ट का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमारे नंबर फर्स्ट पे हो जाएगा मैकेनिकल थिनिंग। कौन सा थिनिंग हो जाएगा, थिनिंग का कौन सा प्रकार हो जाएगा, नंबर फर्स्ट हो जाएगा मैकेनिकल थिनिंग, ठीक है ना। अब इसमें दो चीज़ें याद रखना, जो मैं आपको शब्द बता रहा हूँ उन शब्दों पर ज़्यादा फोकस करना और अपना आंखें और जो ध्यान है वो इधर बोर्ड के ऊपर रखना, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर शब्द लिखते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, उन शब्दों को पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार बोल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर इससे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं जो मैकेनिकल थिनिंग होता है, इसके अंदर हम जो थिनिंग का जो काम करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं या किसके आधार पर करते हैं। अल्टीमेटली जो भी थिनिंग के अंदर जो भी विधि काम आएगी उसके अंदर हम किसको हटाएंगे, पहला तो स्मॉल ट्री को हटाएंगे, और स्मॉल ट्री को हटाने के साथ साथ में जो भी हमारे क्राउन और उसकी कैनोपी है, उसकी डेंसिटी, जो अच्छे वृक्ष की कैनोपी और उसकी जो डेंसिटी है उसको मेंटेन करने के लिए हम अन्य पौधों या वृक्षों के कैनोपी को भी हटा सकते हैं, या स्प्रेस जो प्लांट है यानी कि जो दबे हुए जो वृक्ष होते हैं, घास, इन सभी को हटाते हैं, वो सारे हमारे किसके अंदर आएगा, थिनिंग के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम कौन सा काम में लेते हैं, मैकेनिकल, यानी कि कुछ इसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, उनकी सहायता से हम थिनिंग का काम करते हैं। तो इसके अंदर जो जनरली थिनिंग का जो कार्य किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है, तो थिनिंग का जो कार्य है, थिनिंग का जो कार्य का जो आधार होता है वो किस आधार पर किया जाता है, वो किया जाता है थंब रूल। थंब रूल क्या होते हैं हम पढ़ेंगे। तो मैकेनिकल थिनिंग के अंदर जो थिनिंग जो की जाती है वो किसके आधार पर की जाती है, तो थंब रूल, और एक तो की जाती है थंब रूल के आधार पर, और दूसरा किया जाता है इसमें स्टैंडर्ड, एक तो किया जाता है थंब रूल और दूसरा किया जाता है स्टैंडर्ड स्टिक। इनकी सहायता से जो हमारे मैकेनिकल थिनिंग होती है वो की जाती है। दोनों क्या होता है अभी चर्चा करेंगे। तो पहला होता है थंब रूल और स्टैंडर्ड स्टिक के आधार पर मैकेनिकल थिनिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम थंब रूल क्या होता है वो देखेंगे, और दूसरा देखेंगे हम स्टैंडर्ड स्टिक क्या होती है वो देखेंगे, ठीक है ना। तो मैकेनिकल थिनिंग दो के आधार पर की जाती है, थंब रूल, दोनों नाम याद रखना, थंब रूल और स्टैंडर्ड स्टिक। अब हम देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं ये थंब रूल क्या होता है। थंब रूल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो थंब रूल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो थंब रूल का अर्थ होता है, इसमें इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, यदि हम किसी वृक्ष के अंदर क्राउन विभेदीकरण से पहले थिनिंग की क्रिया करते हैं तो उसे हम थंब रूल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो थंब रूल क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, थिनिंग की क्रिया, जो थिनिंग की जो क्रिया है, थिनिंग की क्रिया यदि क्राउन डिफरेंशिएशन जो थंब रूल के अंदर जो थिनिंग की जो क्रिया है वो किसके आधार पर की जाती है, क्राउन विभेदीकरण, हिंदी अर्थ हो जाएगा क्राउन डिफरेंशिएशन या क्राउन विभेदीकरण। क्राउन विभेदीकरण से पहले की जाती है, से पहले की जाती है, तो उसे हम कौन सा रूल कहते हैं, थंब रूल कहते हैं। अब ये इसमें एक शब्द आया है क्राउन डिफरेंशिएशन। क्राउन डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो यानी कि क्राउन हिंदी में होता है क्राउन विभेदीकरण, यानी कि जो भी किसी, मान लीजिए ये कोई वृक्ष हो गया, ये इसका क्या होता है, क्राउन होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है, और ये वाला क्या कहलाता है, बोले कहलाता है, ठीक है ना। ये हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्राउन विभेदीकरण का अर्थ क्या होता है, जब किसी वृक्ष की हम सोविंग करते हैं या किसी प्लांट को उसकी सोविंग की जाती है, सोविंग करने के बाद में जब स्टार्टिंग में जब उसका क्राउन का निर्माण होने लगता है, यानी कि बोले के आसपास से जब क्राउन का या इससे अन्य शाखाओं का निर्माण होने लगता है, तो उस क्रिया को हम क्या नाम देते हैं, क्राउन विभेदीकरण, यानी कि अलग अलग कई प्रकार की शाखा निकलती है। उससे पहले यदि हम काटछाट करने लग जाए इसके अंदर, तो वो हमारे कौन सा रूल कहलाता है, थंब रूल कहलाता है। कौन सा रूल कहलाता है, थंब रूल कहलाता है। अब इसके अंदर दो क्रियाएं अलग और की जाती हैं, या दो कंडीशन होती है क्राउन डिफरेंशिएशन के अंदर। कौन कौन सी कंडीशन होती है, नंबर फर्स्ट कंडीशन होती है इसके अंदर, जब भी हम थंब रूल के आधार पर थिनिंग की क्रिया करते हैं तो इसमें यह नहीं देखते हैं, जब भी मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना, जब भी हम क्राउन डिफरेंशिएशन के अंदर थिनिंग की क्रिया करते हैं तो यह नहीं देखते हैं कि कौन सा वृक्ष
कौन सा वृक्ष अच्छा है और कौन सा बुरा, या कौन सा अच्छा नहीं, या कौन सा अच्छा नहीं। यानी कि ओवरऑल जो थंब रूल है वो क्या कहता है कि थंब रूल ये कहता है कि क्राउन विभेदीकरण स्टार्ट होता है उससे पहले हमें क्या करनी है, थिनिंग की क्रिया करनी है। चाहे वो क्राउन के विभेदीकरण होने के बाद में जो वृक्ष का निर्माण होता है वो हमारा अच्छा भी हो सकता है और अच्छा नहीं भी हो सकता है। यानी कि उसके अंदर जो टिम्बर है वो अच्छा क्वालिटी का भी हो सकता है और टिम्बर है जो अच्छा क्वालिटी का नहीं भी हो सकता है। तो अगर हम क्राउन विभेदीकरण से पहले अगर हम थिनिंग की क्रिया कर देते हैं तो उसके अंदर जो वृक्ष होगा वो हमारा अच्छा वृक्ष भी थिनिंग के अंदर आ सकता है। यानी कि जो हम थिनिंग की क्रिया कर रहे हैं वो अच्छे वृक्ष को भी हम काट सकते हैं या फिर जो अच्छा नहीं है उसको भी काट देते हैं। या हम कह सकते हैं कि जब भी थंब रूल के आधार पर हम थिनिंग की क्रिया करते हैं तो उसके अंदर हम कमजोर जो वृक्ष होता है उसको भी काट देते हैं और जो अच्छा जो वृक्ष होता है उसको भी हम काट देते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है, या हम कह सकते हैं ये इसकी सबसे बड़ी समस्या होती है। इसकी समस्या क्या होती है, तो इसके अंदर दोनों प्रकार के वृक्षों को काट दिया जाता है। अच्छा वृक्ष होगा उसको भी काट देते हैं, जो कमजोर वृक्ष होगा उसको भी काट देते हैं। तो दोनों ओवरऑल जो दोनों प्रकार के जो वृक्ष होते हैं इसमें काट दिया जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ी समस्या होती है, ठीक है ना। और दूसरा बात करें एक और क्या होगा इसके अंदर, तो अब बात करें ये तो होगा कौन सा वृक्ष अच्छा है कौन सा वृक्ष अच्छा नहीं है। और दूसरा बात करते हैं हम स्टैंडर्ड स्टिक की। स्टैंडर्ड स्टिक की बात करें, स्टैंडर्ड स्टिक क्या होता है, तो जब हम इसमें क्या करते हैं तो एक लगभग 4 मीटर या 5 मीटर एक हम बांस का पोल ले लेते हैं या लोहे का पोल लेते हैं और उसको हम फॉरेस्ट के अंदर लेके जाते हैं। और फॉरेस्ट के अंदर ले जाने के बाद में मेन सेंटर में हम वहाँ पर खड़ा होने के बाद में उसको हम ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। जो हमारा पोल होता है उस पोल को गोल गोल घुमाया जाता है और वो पोल जब किसी वृक्ष के टकराता है, जैसे वो किसी वृक्ष के टकराता है तो उस वृक्ष को वहाँ से काट दिया जाता है। यही जो क्रिया है वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड स्टिक कहलाता है। तो स्टैंडर्ड स्टिक का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यदि हम किसी पोल को जो लगभग उसकी जो लंबाई वो 4 मीटर होती है उसको हम फॉरेस्ट के अंदर लेके जाते हैं और फॉरेस्ट के अंदर ले जाने के बाद में उसको पर्टिकुलर हर एक वृक्ष के आसपास उसको घुमाया जाता है। घुमाने के बाद में जिस वृक्ष से वो टकराता है उसको हम काट देते हैं। चाहे वो वृक्ष हमारे गुड क्वालिटी का भी हो सकता है और बेड क्वालिटी का भी हो सकता है। तो जिस वृक्ष के टकराएगा उसको काट दिया जाता है और उसे ही क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड स्टिक के नाम से जाना जाता है। और किसके अंदर आता है, हमारे मैकेनिकल थिनिंग के अंदर आता है। तो स्टैंडर्ड थिनिंग क्या होती है, तो इसके अंदर एक पॉइंट लिख लेना, पोल की सहायता से वृक्ष की पहचान। इसमें क्या किया जाता है, जो वृक्ष की जो पहचान की जाती है, हमें किस वृक्ष को काटना है वो किसकी सहायता से की जाती है, तो वो की जाती है हमारे एक पोल, यानी कि बांस का पोल हो सकता है या लकड़ी का हो सकता है या फिर वो लोहे का पोल हो सकता है, उसकी सहायता से वृक्ष की पहचान की जाती है, ठीक है ना। और इसकी जो पोल की जो लंबाई होती है वो लगभग कितनी रखी जाती है, तो लगभग 4 मीटर ये जो पोल होता है उसकी लंबाई रखी जाती है। इसे क्या कहता है, स्टैंडर्ड स्टिक के नाम से हम जानते हैं। तो ये हमारा होता है पहला मेथड होता है मैकेनिकल थिनिंग होता है। कौन सा थिनिंग होता है, मैकेनिकल थिनिंग होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टर्म हमें याद होने चाहिए, एक तो थंब रूल और दूसरा होता है स्टैंडर्ड स्टिक, जो मैंने समझाने की कोशिश की है। थंब रूल क्या होता है और स्टैंडर्ड स्टिक क्या होता है, ठीक है ना। एक बार फिर देख लीजिए थंब रूल क्या होता है। तो थंब रूल ये कहता है कि जब हम किसी वृक्ष की थिनिंग करते हैं वो किससे पहले करते हैं, तो क्राउन डिफरेंशिएशन से पहले करते हैं, तो वो हमारे क्राउन थंब रूल के अंदर आते हैं। और स्टैंडर्ड स्टिक क्या होता है, तो पोल लिया, फॉरेस्ट के अंदर गए, गोल गोल घुमाया, जहां टकराया उस वृक्ष को काट दो, चाहे वो अच्छा बेड गुड क्वालिटी का ट्री हो सकता है, बेड क्वालिटी का ट्री हो सकता है। ये हमारा स्टैंडर्ड स्टिक कहलाता है, ठीक है ना। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। और हम जो मैकेनिकल थिनिंग करते हैं ये किन किन वृक्षों के अंदर करते हैं, तो इसके उदाहरण याद रखना, किन किन वृक्षों के अंदर करते हैं, तो इसके उदाहरण याद रखना। पहला हो जाएगा इसके अंदर टीक, देवदार के जो वन होते हैं उनमें करते हैं, और एक हो जाएगा इसमें साल। तो ये 3 याद रखना इसके अंदर। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि टिक के अंदर जो थिनिंग की जो प्रोसेस है उसका वर्णन करना है, देवदार वन और साल हो जाएगी। तो ये 3 आपको याद होने चाहिए। इसके एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना। और वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव के अंदर इनके उदाहरण देकर प्रश्न पूछे जाते हैं कि टिक के अंदर, देवदार फॉरेस्ट के अंदर या फिर साल के अंदर हम कौन से थिनिंग की क्रिया करते हैं, तो वो हमारे मैकेनिकल थिनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में बात करते हैं इसमें, इसी में देख लेते हैं हम मैकेनिकल थिनिंग की प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम की बात करें, ठीक है, यानी कि जो मैकेनिकल जो थिनिंग है उसकी समस्या क्या क्या, ठीक है ना। इसकी समस्या क्या हो जाएगी, तो पहली इसकी समस्या हो जाएगी, इसके अंदर हमने जो ये वाली लाइन देखी, कौन सा वृक्ष अच्छा है कौन सा वृक्ष अच्छा नहीं है, तो ये पहली इसकी समस्या हो जाएगी कि इसमें क्या होता है, तो हम अगर मैकेनिकल थिनिंग की सहायता से किसी वृक्ष के क्राउन या कैनोपी को हटा रहे हैं तो उसमें हमें यह पता नहीं चलता है कि कौन सा गुड क्वालिटी का हमारे ट्री है और कौन सा बेड क्वालिटी का। तो ये मेन डिफरेंशिएशन हो जाता है कि हम अच्छे वृक्ष को भी हटा देते हैं तो उससे हमें आर्थिक नुकसान होता है। और दूसरी इसकी समस्या हो जाएगी कि अगर हम क्राउन विभेदीकरण से पहले इसको हटा देते हैं तो इनके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो भी अनवांटेड जो प्लांट होते हैं या इन प्लांट के बीच में स्पेस ज़्यादा हो जाने की वजह से इनमें कंपटीशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये इसमें थोड़ा कुछ ज़्यादा हो जाएगा और समस्या हो जाएगी। और इसके अलावा जो भी इसके
डिजीज़ होती है, अगर ज़्यादा स्पेस हो जाएगा तो डिजीज़, इनके रोग कीट लगने का, अगर एक पेड़ पर भी अगर रोग व कीट लग जाते हैं तो वो जो उसके बाद में अगर पूरा पौधा नष्ट हो जाता है तो उसके आसपास स्पेस ज़्यादा दिखाई देने लगेगा, तो ये भी हमारे एक आर्थिक नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसकी समस्या होती है। इसके बाद में हमारा ओवरऑल जो मैकेनिकल थिनिंग है वो कंप्लीट होती है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम नंबर सेकंड जो हमारी थिनिंग है ऑर्डिनरी थिनिंग, उसके ऊपर चलते हैं। अगली हमारी थिनिंग का जो प्रकार होगा वो होगा हमारे इवन एज थिनिंग के अंदर ही होगा, कौन सा, ऑर्डिनरी थिनिंग। कौन सी थिनिंग होगी, ऑर्डिनरी थिनिंग। जो मैं यहाँ पर थिनिंग बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार बोल रहा हूँ मैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन सी थिनिंग हो जाएगी हमारे, नंबर सेकंड वाली हो जाएगी सॉरी, नंबर सेकंड वाली हो जाएगी ऑर्डिनरी थिनिंग। कौन सी थिनिंग हो जाएगी, ऑर्डिनरी थिनिंग हो जाएगी। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। हम देख रहे हैं अब किसके बारे में, ऑर्डिनरी थिनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऑर्डिनरी थिनिंग भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में भी हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अगर हम किसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर बार बार अगर उसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें कोई मजा नहीं आता है, हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो हम जितना भी पढ़ रहे हैं वो पूरा डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे। अब इसके अलावा हम किसी टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो जो ऑर्डिनरी थिनिंग होती है वो क्या होती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो ऑर्डिनरी थिनिंग होती है वो उसका मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ऑर्डिनरी थिनिंग और क्राउन थिनिंग का दोनों का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए कोई भी एक फॉरेस्ट हो गया या ट्री मान लीजिए इसको, ठीक है ना, इसको एक ट्री मान लीजिए। ये एक हमारा ट्री है, इसमें जो ऑर्डिनरी जो पार्ट होता है प्लांट का, इस प्लांट को जनरली दो भागों में बांटा जाता है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ठीक है ना। जो ऊपर वाला जो भाग होता है, यानी कि जो बोले के जो ऊपर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इसे तो क्या कहा जाता है, क्राउन कहा जाता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। और थिनिंग की लैंग्वेज में जो क्राउन वाला जो पार्ट होता है इसको क्या कहा जाता है, क्राउन थिनिंग कहा जाता है, यानी कि वृक्ष का ऊपर वाला भाग क्राउन कहलाता है, तो इसका क्राउन थिनिंग कहता है, ठीक है ना। और जो नीचे वाला जो भाग होता है इसको क्या कहा जाता है, बोले कहा जाता है। तो थिनिंग की भाषा में जो बोले वाला जो नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है ऑर्डिनरी कहा जाता है। यानी कि ऑर्डिनरी का अर्थ होता है कि पुराना या फिर बिलो, यानी कि नीचे वाला, ठीक है ना। तो इसके अंदर नीचे के अंदर वृक्ष के जितने भी पार्ट होते हैं वो सारे आ जाएंगे। इसके साथ साथ में छोटे छोटे जो भी स्मॉल ट्री होंगे या स्मॉल प्लांट होंगे वो आ जाएंगे, सरप्रेस्ड ग्रास आ जाएगी, यानी कि दबे हुए इसमें प्लांट आ जाएंगे, वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, ऑर्डिनरी ट्री के अंदर आ जाएंगे। ये हमारे दो पार्ट होते हैं जो थिनिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ना है। वृक्ष का ऊपर वाला भाग क्राउन कहलाता है, तो क्राउन थिनिंग, नीचे वाला भाग छोटा होता है, बिलो होता है, नीचे रहता है, तो उसे हम ऑर्डिनरी थिनिंग के नाम से जानते हैं। और यही हम पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके अंदर देखते हैं जो ऑर्डिनरी थिनिंग होती है इसके कुछ अन्य नाम होते हैं, और ये अन्य नाम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर या न्यूमेरिकल क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर जो इनका उपनाम है वो भी पूछे जाते हैं कि ऑर्डिनरी थिनिंग का दूसरे अन्य नाम क्या होते हैं, ठीक है ना। तो वो हम देखते हैं अन्य नाम, ऑर्डिनरी थिनिंग के अन्य नाम। हम इन चैप्टर को जो थिनिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चल रहे हैं और दूसरे चैप्टर को इसके अंदर मिक्स नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो इसके अन्य नाम क्या होते हैं, तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा ऑर्डिनरी थिनिंग को क्या कहा जाता है, तो ऑर्डिनरी थिनिंग को लो थिनिंग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पहला तो हो जाएगा लो थिनिंग के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑर्डिनरी थिनिंग को जाना जाता है। इसके अतिरिक्त बात करें इसके और नाम होते हैं, जर्मन थिनिंग भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, जर्मन थिनिंग किसे कहते हैं, तो जर्मन थिनिंग ऑर्डिनरी थिनिंग को ही कहा जाता है। इसके अतिरिक्त और बात करें इसको बिलो ट्री थिनिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। तो जनरली जो हमारी ऑर्डिनरी थिनिंग होती है ये इसके तीन उपनाम होते हैं, कौन कौन से, ये नाम आपको याद होने चाहिए, प्रश्न पूछे जाते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसका अन्य नाम क्या हो जाएंगे, लो थिनिंग के नाम से भी जाना जाता है, जर्मन थिनिंग के नाम से भी किसको जाता है, ऑर्डिनरी थिनिंग को, और बिलो ट्री थिनिंग के नाम से भी किसको जाना जाता है, तो ऑर्डिनरी थिनिंग को जाना जाता है। ये इसके बारे में हमको की पॉइंट पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें जो थिनिंग होती है, ऑर्डिनरी थिनिंग होती है, ये इसके अंदर एक वन लाइनर भी प्रश्न बनता है कि जितने भी हमने थिनिंग के नाम पहले जो सुने थे मेथड के नाम, उनमें से सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन यूजफुल जो थिनिंग का मेथड है वो कौन सा है, तो वो इसके अंदर हो जाएगा मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ थिनिंग। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ थिनिंग कौन सा है, तो उसका नाम हो जाएगा कौन सा, ऑर्डिनरी थिनिंग। कौन सा थिनिंग हो जाएगा, ऑर्डिनरी थिनिंग हो जाए। तो ये नाम भी आपको याद होना चाहिए कि जो ऑर्डिनरी थिनिंग होती है ये सबसे पॉपुलर या हम कह सकते हैं थिनिंग की सबसे प्रचलित विधियों में से अगर कोई थिनिंग की विधि है तो वो हो जाएगी हमारे ऑर्डिनरी थिनिंग हो जाएगी। ये इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, तो ये भी इसके अंदर पॉइंट मेंशन करना आप। उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं ऑर्डिनरी थिनिंग के पीछे का उद्देश्य क्या है वो देखते हैं।
उद्देश्य या इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य वो क्या हो जाएगा, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा मृत, जो हमने थिनिंग के अंदर जो सबसे पहले देखे थे, जो 4 कैरेक्टर देखे थे थिनिंग क्यों की जाती है, वो सभी के थिनिंग के उद्देश्य जाएंगे मृत, सूखे हुए, मृत सूखे हुए, एक हो जाएगा मृत सूखे हुए, वह कीट व रोगग्रस्त, कीट व रोगग्रस्त वृक्ष को हटाना, वृक्ष को हटाना, ये किसका उद्देश्य होता है? तो ये हमारा ऑर्डिनरी थिनिंग का हो जाएगा और यही उद्देश्य ओवरऑल हमारे थिनिंग का भी था। ये हमने जब स्टार्टिंग में थिनिंग स्टार्ट किया था तब भी हमने देखा था, ठीक है ना। उसके बाद में आता है ऑर्डिनरी थिनिंग जो होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो ऑर्डिनरी जो थिनिंग होती है इसके कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। और इनके जो 5 प्रकार है ये किस आधार पर दिए गए? तो इनके जो वृक्ष के जो ट्री होते हैं उनको अलग अलग ग्रेड के आधार पर अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है। तो ग्रेड के आधार पर, ट्री ग्रेड के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। तो वो कौन से हो जाएंगे? तो इनको किसके आधार पर बांटा गया? ग्रेड। ग्रेड के आधार पर कितने 5 भागों में बांटा गया? कौन कौन से? ग्रेड के आधार पर इनको 5 भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट हो जाएगा ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी और ग्रेड ई, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इनको जो ऑर्डिनरी थिनिंग है इनको ग्रेड के आधार पर, ट्री ग्रेड के आधार पर इनको 5 भागों में बांटा गया है। ये हमें नाम पता होना चाहिए कौन कौन से? ए बी सी डी ई, ठीक है ना। ये 5 भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और इन जो ग्रेड होते हैं इनके भी अलग अलग नाम है, वो भी हम देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए ग्रेड के बारे में देखते हैं। जो ग्रेड ए है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेड ए को लाइट, इस जो ग्रेड ए होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो लाइट थिनिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लाइट थिनिंग। तो ग्रेड ए का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? लाइट थिनिंग के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इसके अर्थ पता होना चाहिए कि ग्रेड ए है इसका और क्या नाम होता है, ठीक है ना। तो जो ग्रेड ए होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेड ए को लाइट थिनिंग के नाम से जाना जाता है। जो ग्रेड बी होता है, ग्रेड बी को मॉडरेट थिनिंग के नाम से जाना जाता है। मॉडरेट थिनिंग के नाम से किसे जाना है? तो ग्रेड बी के नाम, ग्रेड बी को जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें ग्रेड सी को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेड सी को हेवी, ग्रेड सी को हेवी थिनिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और ग्रेड डी की बात करें, ग्रेड डी को, ग्रेड सी को हेवी के नाम से जाना जाता है, हेवी थिनिंग के। और ग्रेड डी जो होती है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है वेरी हेवी थिनिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और जो ग्रेड ई होती है, ग्रेड ई को जाना जाता है एक्सट्रीमली हेवी थिनिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये 5 जो ग्रेड होती है किसके? ऑर्डिनरी थिनिंग के। इनको ग्रेड के आधार पर 5 भागों में बांटा जाता है। और इन 5 जो ग्रेड होती है इनके अलग अलग नाम होते हैं। वो नाम कौन कौन से होते हैं? तो जो ग्रेड ए होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेड ए को लाइट थिनिंग के नाम से जाना जाता है। ग्रेड बी को मॉडरेट थिनिंग के नाम से जाना जाता है। और ग्रेड जो सी होती है इसको हेवी थिनिंग के नाम से, डी को वेरी हेवी थिनिंग के नाम से, और जो ई होता है उसको एक्सट्रीमली हेवी थिनिंग के नाम से जाना जाता है। ये नाम भी पता होना चाहिए। और इनमें प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रेड ए टाइप की जो ऑर्डिनरी थिनिंग होती है इसे और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा हमारे लाइट थिनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से इसके प्रकार है, 5 प्रकार है। तो ये भी हमारे जो स्लाइड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पर्टिकुलर लाइट थिनिंग को देखेंगे, मॉडरेट थिनिंग और इन तीनों हेवी, वेरी हेवी, एक्सट्रीमली हेवी, इनके बारे में भी देखेंगे कि इनके अंदर किस किस प्रकार का जो वृक्ष का जो कैनोपी होता है उसको हटाया जाता है, क्योंकि वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं जो हमारे ये ग्रेड है इसके आधार पर किन किन प्लांट को हटाया जाता है वो हम देखते हैं, ठीक है ना। तो हमारे ऑर्डिनरी थिनिंग के अंदर हम साफ देखते हैं ग्रेड के आधार पर जो वृक्ष हैं इनको 5 भागों में बांटा गया है। तो वो उसके अंदर किन किन वृक्षों को हटाया जाता है अलग अलग ग्रेड के अंदर। तो नंबर सेकंड था हमारे कौन सा? ऑर्डिनरी थिनिंग, ठीक है ना। ये इसको मैंने रफ कर दिया था। तो अब हम देखते हैं इसके प्रकार, टाइप्स कितने? 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है ना। ये 5 प्रकार है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेड ए के बारे में। कौन सा? ग्रेड ए, या तो मैं ऐसे लिखता हूँ ए, और इसको और किस नाम से जानते हैं? तो लाइट
थिनिंग के नाम से हम इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लाइट थिनिंग के नाम से जानते हैं। अब जो लाइट थिनिंग होती है इसके अंदर किन प्रकार के जो वृक्ष होते हैं उनको हटाया जाता है? तो इसके अंदर जनरली जो हमारे इसके अंदर जो हटाए जाते हैं वृक्षों को, वो उनमें हटाए जाते हैं जो भी हमारे सूखे, मृत व रोगग्रस्त वृक्ष को हटाते हैं, ठीक है ना। तो इसको किन वृक्षों को हटाते हैं? तो ड्राई जो ट्री होते हैं उनको, डेडली और डिजीज, जितने भी डिजीज से जो ग्रस्त जितने भी वृक्ष होते हैं उनको क्या करते हैं? इसमें रिमूव करते हैं। और साथ साथ में इसके अंदर और हटाते हैं किसको? हम जो सरप्रेस्ड या हमारे ओवर टॉप्ड जो क्राउन होता है उनको, या फिर हम इसी को और एक और नाम होता है सरप्रेस्ड, इसका एक और नाम होता है, वो होता है इसके अंदर हम एक और हटाते हैं, या ओवर टॉप्ड क्राउन, या एक हो जाएगा इसमें, इसके अंदर हो जाएगा सप्रेस्ड जो क्राउन होते हैं या सप्रेस्ड जो ट्री होते हैं उनको भी इसके अंदर हम हटाते हैं। किस श्रेणी के अंदर रखते हैं इसको? तो लाइट थिनिंग के अंदर रखते हैं। और सप्रेस्ड का अर्थ क्या होता है? तो दबे हुए पादप। दबे हुए पादप किस प्रकार के? जैसे हम बात करें कोई भी, मान लीजिए ये एक फॉरेस्ट है, ठीक है ना, ये इस प्रकार से फॉरेस्ट है और इसके नीचे जो छोटे छोटे आपको इस प्रकार के जो ट्री दिखाई देते हैं, ये इन छोटे छोटे जो ट्री होते हैं इनको क्या कहा जाता है? सप्रेस्ड या ओवर टॉप्ड क्राउन के नाम से इनको हम जानते हैं। जब हमने क्राउन क्लासिफिकेशन देखा था तब इसके बारे में देखा था। तो प्रश्न आता है कि सप्रेस्ड या ओवर टॉप्ड टाइप के जो ट्री होते हैं या प्लांट होते हैं उनको किस ग्रुप के अंदर रखा जाता है? ऑर्डिनरी। तो किस ग्रुप के अंदर रखा जाता है? लाइट थिनिंग के अंदर रखा जाता है या ग्रेड 1 के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम बी की बात करते हैं। तो बी में आ जाएगा, इसका क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा मॉडरेट थिनिंग, ठीक है ना। कौन सी थिनिंग हो जाएगी? मॉडरेट थिनिंग हो जाएगी। अब इसके अंदर किस किस को रखा जाता है? तो इसके अंदर हम जो रिमूव करते हैं वो करते हैं ग्रेड 1 के जितने भी जो वृक्ष थे उनको तो हटाते हैं। साथ में इसके अंदर हम हटाते हैं और जो ग्रेड 1 के जितने भी जो भी पार्ट थे उनको तो हटाते हैं साथ में इसके अंदर। इसके अलावा हटाते हैं हम डिफेक्टिव डोमिनेंट ट्री प्लस WHIP या वीप, यानी कि ये हो जाएगा पतले जो भी वृक्ष होते हैं उनको हटाते हैं, ठीक है ना। तो नंबर सेकंड हो जाएगा जो बी जो मॉडरेट होता है उसके अंदर हम किस किस को रिमूव करते हैं? तो हम करते हैं ग्रेड ए वाले को तो हटाते हैं, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। और डिफेक्टिव डोमिनेंट ट्री, यानी कि ऐसे वृक्ष जो डोमिनेंट टाइप के तो हैं लेकिन वो क्या है? डिफेक्टिव, यानी कि कट्टे चट्टे हैं, जो उनका जो क्राउन है वो किसी कारणवश से कमजोर हो गया, पीलापन आ गया, या डिफेक्टिव है यानी कि टूटा फूटा है, उनकी पत्तियां उनमें कटी छटी है, तो उनको भी इसके अंदर हटाया जाता है। और उनको किन के अंदर रखा जाता है? मॉडरेट यानी कि बी ग्रेड के अंदर रखा जाता है। नंबर थर्ड की बात करें, नंबर जो सी हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा हैवी थिनिंग। कौन सा थिनिंग हो जाएगा? हैवी थिनिंग। तो अब इसके अंदर किस किस को हटाया जाता है? तो ग्रेड 1 को भी इसके अंदर रखते हैं, ग्रेड बी को भी रखते हैं, यानी ग्रेड बी के अंदर ये जो सारी चीजें हमने हटाई थी वो भी किसके अंदर आ जाएगी? हमारे हैवी के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में इसके अंदर और ऐड किया जाता है ग्रेड ए, इसके अंदर और हटाते हैं ऑल डोमिनेंट ट्री, ठीक है ना। ऑल डोमिनेंट ट्री को किसके अंदर रखा जाता है? तो वो रखा जाता है हैवी के अंदर रखा जाता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑल डोमिनेंट ट्री जो भी है वो किसके अंदर हटाते हैं हम? तो वो हैवी के अंदर हटाते हैं। जो भी डिफेक्टिव होंगे ऑल डोमिनेंट ट्री जो वो किस प्रकार के हैं? डिफेक्टिव हैं, डिफेक्टिव टाइप के हैं, तो वो हमारे किसके अंदर आ जाएंगे? हैवी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। वो नंबर फोर्थ बात करें हम, नंबर फोर्थ हो जाएगा डी हो जाएगा, वो हो जाएगा वेरी हैवी थिनिंग। तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? तो इसके अंदर आ जाएंगे हमारे A प्लस बी प्लस सी, और इसके साथ में कौन से आ जाएंगे? तो इसके साथ में आ जाएंगे हमारे सम डोमिनेंट ट्री, ठीक है ना। इसमें हम जो सम डोमिनेंट जो ट्री होते हैं इनको क्या करते हैं? परमानेंटली नहीं हटाते, केवल टेम्परेली हटाते हैं, जिनको हटाने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर वेरी हैवी के अंदर जो डोमिनेंट को हटाया जाता है वो किस प्रकार का हटाते हैं? टेम्परेली हटाते हैं, यानी अस्थायी रूप से आता है, परमानेंट नहीं हटाता है, ठीक है ना। ये याद रखना। और अगला हो जाएगा इसके अंदर ई की बात करें, ई हो जाएगा इसके अंदर आ जाएगा एक्सट्रीमली, इसके अंदर हो जाएगा एक्सट्रीमली वेरी हैवी या एक्सट्रीमली हैवी थिनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर किन किन को रखा जाता है? तो इसके अंदर रखा जाता है A प्लस
बी प्लस सी प्लस डी ग्रेड का तो हम इसके अंदर मेंशन करेंगे, साथ में इसके अंदर वो रखा जाता है, इसके अंदर इसमें भी क्या किनको हटाया जाता है, सम डोमिनेंट को, सम डोमिनेंट ट्री को हटाता है, ठीक है ना। तो सम डोमिनेंट को इसके भी अंदर जो हटाता है वो किस प्रकार से आता है, टेम्परेली हटाते हैं। तो ये दोनों का अंदर हमें याद रखना है, लेकिन आपको इसके अंदर कुछ चीजें होंगी जो सेम प्रकार की मिल रही है। जैसे हम बात करें इसके अंदर डिफेक्टिव डोमिनेंट ट्री को हटाते हैं, उसके बाद में ग्रेड जो सी होती है, ग्रेड सी के अंदर हम क्या करते हैं, डोमिनेंट ट्री, और इसके अंदर भी सम डोमिनेंट ट्री आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा मेन डिफरेंस ये होता है कि जो इसके अंदर जो डोमिनेंट ट्री होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो मान लीजिए अगर किसी वृक्ष के ऊपर दूसरे वृक्ष का क्राउन आ जाता है तो उस प्रकार के जो डोमिनेंट होते हैं उनको इस श्रेणी में रखा जाता है। और इसके अंदर अगर सेम स्पीसीज के ट्री हैं और वो उनका जो क्राउन है वो अगर किसी कारणवश से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो उस क्राउन को इसमें से हटाया जाता है, ठीक है ना, और वो भी टेम्परेली हटाया जाता है। और उसके अंदर जो एक्सट्रीमली हैवी होते हैं उसके अंदर जो और बड़े जो वृक्ष होते हैं उनके अंदर इनको हटाया जाता है, क्योंकि जो डोमिनेंट होते हैं, जब हमने वृक्ष की संरचना देखी थी नेचुरल वाला जो फॉरेस्ट मैंने क्राउन के अंदर बताया था आपको, तो उसके अंदर डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट के भी 2-3 प्रकार होते हैं, जिसके अंदर प्री डोमिनेंट आता है, को डोमिनेंट आता है। तो ये इसके कुछ प्रकार होते हैं किसके डोमिनेंट के अंदर ही आते हैं। तो अलग अलग वृक्षों को जैसे मान लीजिए एक वृक्ष की ऊंचाई 50 मीटर है और उसी से मिलता जुलता जो वृक्ष सेम स्पीसीज के, उस वृक्ष की ऊंचाई कितने है, 44 मीटर है। तो वो दोनों वृक्ष हैं जो वो है एक ही स्पीसीज के, लेकिन दोनों की लंबाई में 6 मीटर का डिफरेंस है, तो उन दोनों को हम डोमिनेंट के अंदर रखेंगे। तो इस प्रकार के अगर वृक्ष आते हैं तो उनको हम अलग अलग ग्रेड की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है ना। तो ऑल डोमिनेंट के अंदर जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया था 44 मीटर का जो वृक्ष होगा वो ऑल डोमिनेंट ट्री के अंदर आ जाएगा, और सम डोमिनेंट जो 50 मीटर का होगा और उससे भी अगर कोई बड़ा है वृक्ष तो वो हमारे सम डोमिनेंट जो एक्सट्रीमली हेवी के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर के पीछे का एक ही जैसे शब्द दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे का एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर ये याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये पांचों जो ग्रेड है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऑर्डिनरी थिनिंग की 5 ग्रेड होती है, ए बी सी डी ई। ए ग्रेड को लाइट थिनिंग, बी ग्रेड को मॉडरेट थिनिंग, सी ग्रेड को हम किस नाम से जानते हैं तो उसको हम हेवी थिनिंग, और जो डी ग्रेड होती है उसको हम वेरी हेवी थिनिंग के नाम से जानते हैं, और जो ई जो ग्रेड होता है उसको हम एक्सट्रीमली हेवी थिनिंग के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा जो थिनिंग का जो चैप्टर है वो ऑर्डिनरी थिनिंग कंप्लीट होता है। और इसके अलावा जो 4 जो और जो शेष बचे उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, अभी सेशन वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज हमने जो थिनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने इसके अंदर देखा, मैकेनिकल थिनिंग और दूसरा ऑर्डिनरी थिनिंग के बारे में देखा। मैंने इसमें पूरी तरह से बताने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की कि हम आसान से आसान और सरल लैंग्वेज में किस प्रकार से थिनिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ सकते हैं। और आप भी बुक के साथ साथ में बुक में भी पढ़ते चलिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो शेष बची हुई थिनिंग के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।